नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में हमने जाना था, उसकी इकाइयाँ भी हमने ज्ञात की थी, उन दोनों के बीच में संबंध भी ज्ञात किया था। और संबंध ज्ञात करने के लिए हमने लिखा था कि k × 1000/m लिखा था, और उसके बाद में क्या लिखा था, k × 1000/n के रूप में हमें चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वह है अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या। यदि हम अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या की बात करें, अभिगमनांक संख्या क्या होती है या हिपार्ट संख्या क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अभिगमनांक। अभिगमनांक या इसी को बोलते हैं हम हिपार्ट संख्या। अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या। अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या क्या होती है कि किसी आयन द्वारा, कोई भी आपके पास में आयन है, उस आयन के द्वारा जितना धारा का भाग अवशोषित किया जाता है या ग्रहण किया जाता है उसे अभिगमनांक या हिपार्ट संख्या कह रही है। यदि आपके पास में जैसे NaCl है, उस NaCl में आप कोई धारा प्रवाहित करते हो और धारा प्रवाहित करने के कारण वह धनायन के रूप में या ऋणायन के रूप में जब अपघटित होता है, Na धनायन के रूप में, Cl ऋणायन के रूप में, अब जो NaCl के दो आयन है Na और Cl, इन दोनों ने जितने धारा का मान वो क्या किया, अवशोषित किया है, ग्रहण किया है, उसी को हम क्या कहेंगे, हिपार्ट संख्या या अभिगमनांक संख्या कहेंगे, और इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा लिखें अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या की, तो आप लिखिए अभिगमनांक या हिपार्ट संख्या में कि किसी आयन द्वारा धारा का जितना भाग, किसी आयन द्वारा धारा का जितना भाग अवशोषित या क्या कह सकते हैं उसको, ग्रहण किया जाता है, किसी आयन द्वारा धारा का जितना भाग अवशोषित या ग्रहण किया जाता है उसे अभिगमनांक संख्या कहते हैं। यानी जितना भाग वह अवशोषित करेगा उसी भाग को हम क्या कहेंगे, उसकी अभिगमनांक या हिपार्ट संख्या कहेंगे। अब अभिगमनांक या हिपार्ट संख्या है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा था कि भाई ये एक NaCl है, इस NaCl ये ठोस अवस्था में है, आपने इसको लिक्विड में डाला और फिर इसमें क्या डाल दिया आपने, धारा पाई, इन धारा दी। अब धारा देने के कारण ये क्या हुआ, एक धनायन के रूप में और एक ऋणायन के रूप में अपघटित हुआ। धनायन और ऋणायन के रूप में अपघटित कब होगा, जब ये धारा का जितना भाग अवशोषित करेगा, जितना भाग धारा का अवशोषित किया तो वह तो अभिगमनांक संख्या हो गई। अब ये दो रूप बनाता है, एक धनायन के रूप में रूप बनाता है, एक किसके रूप में बनाता है, ऋणायन के रूप में बनाता है। तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे इसमें कि धनायन का अभिगमनांक, धनायन का अभिगमनांक है उसको किससे दर्शा देंगे, स्मॉल टी प्लस से, और ऋणायन को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल टी माइनस से। तो धनायन की मोलर चालकता अपॉन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो इसमें आप लिख सकते हो, आप यहां पे धनायन की मोलर चालकता अपॉन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो देखिए यदि आपके पास में धनायन का अभिगमनांक है तो धनायन की मोलर चालकता अपॉन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यह ज्ञात करने का इसका सूत्र हो जाएगा कि धनायन की अभिगमनांक संख्या ज्ञात करनी है। यदि इसी प्रकार से आपको किसकी करनी है, ऋणायन, तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि T प्लस। अब धनायन की मोलर चालकता है तो धनायन की मोलर चालकता क्या लिखते हैं हम, लैम्डा प्लस लिखेंगे, और विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या लिखेंगे, लैम्डा m लिखेंगे। इसके द्वारा भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो। इसके आगे आता है ऋणायन का अभिगमनांक।
ऋणायन का अभिगमनांक है, ऋणायन की हिपार्ट संख्या की बात करें तो इसको T माइनस के रूप में लिखते हैं और इसका सूत्र लिखते हैं ऋणायन की मोलर चालकता अपॉन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ऋणायन की मोलर चालकता अपॉन विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो ऋणायन का अभिगमनांक मांग हो जाएगा कि T माइनस के रूप में है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लैम्डा नेगेटिव अपॉन लैम्डा m। तो ये हो जाएगा आपके ऋणायन के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा, ऋणायन के रूप में। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब अभिगमनांक संख्या या हिपार्ट संख्या के बाद में आता है आपके कोलराउस का नियम। किसका नियम आता है, कोलराउस का नियम। देखो कोलराउस को नियम को समझने से लिए हम दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं, एक तो मोलर चालकता ध्यान रखते हैं और एक मोलर चालकता का जो दूसरा रूप होता है उसकी सांद्रता होती है। यदि मोलर चालकता उसकी सांद्रता के वर्गमूल के जो समानुपाती हैं, मोलर चालकता उसकी सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती है, इस समानुपाती को दर्शाने के लिए, समानता को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एक आरेख का उपयोग करते हैं। और उस आरेख को समझाने के लिए कोलराउस ने एक समीकरण दी है, उस समीकरण के द्वारा हम कोलराउस नियम की क्या करते हैं, प्रारंभ में व्याख्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि कोलराउस के नियम के समीकरण की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। इसको आप साथ साथ नोट कर लेना और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं आपको। देखिए अब कोलराउस के नियम की हम बात करेंगे कि कोलराउस का नियम को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो कोलराउस के नियम में क्या है, एक तो आपको सांद्रता ध्यान होनी चाहिए और एक मोलर चालकता पता होना चाहिए। दोनों के बारे में हम बात करेंगे कोलराउस के नियम में। तो हेडिंग डालिए नहीं, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले इसको इसमें ऐसे लिखना है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, कि जो आपके पास में विद्युत अपघट्य है उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य कोलराउस ने एक आरेख खींचा, के मध्य कोलराउस ने एक आरेख खींचा तथा इनके मध्य संबंध बताने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं सांद्रता के वर्गमूल के मध्य कोलराउस ने एक आरेख खींचा तथा इसके मध्य संबंध बताने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया। तो यह प्रक्रिया किसने समझाई थी, कोलराउस ने समझाई थी। अब समीकरण क्या है, आपकी समीकरण लिखना है कि लैम्डा सी बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस b√c। यह आपकी एक समीकरण है और इस समीकरण में आपको यहां पे लिखना है कि यहां लैम्डा सी बराबर क्या होता है, मोलर चालकता। लैम्डा सी है यहां पे मोलर चालकता
और लैम्डा इन्फिनिटिव है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, और बी यहां पे दर्शाता है स्थिरांक, और इसके बाद में आता है रूट जो सी है, सी यहां पे क्या है, इसकी सांद्रता है। तो कोलराउस ने एक समीकरण दिया था कि लैम्डा सी बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस बी सी का रूट। तो लैम्डा सी है वह मोलर चालकता है, लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है, बी स्थिरांक है, और सी क्या उसकी सांद्रता है। अब ये चीज आपको कोलराउस के द्वारा प्रतिपादित की गई एक समीकरण है, इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना विशेष तौर से, ठीक है। इसके बाद में जो आगे का टॉपिक आता है उसकी यदि हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि कोलराउस के द्वारा जो आयनों के मध्य स्वतंत्र अभिगमन का नियम दे रखा है, उस नियम के बारे में कोलराउस क्या बताता है, उस नियम की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उस नियम की हम बात करते हैं कि इसने क्या नियम दिया था कोलराउस ने। नियम क्या कहता है कि स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम है, उस नियम के तहत उसके बीच में जो संबंध की प्रक्रिया वे किस प्रकार से व्यक्त की गई उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम नियम है, इसका आपको स्टार डाल के हेडिंग डालनी है ऐसे, कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम। कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम। कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम कि इसने क्या कहा था कि अनंत तन्यता है और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता, कि आपने दो प्रकार की चालकता पढ़ी, तो मोलर चालकता पढ़ी है, तुल्यांक की चालकता पढ़ी है। यदि अनंत तन्यता पर मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता है, इन दोनों को समझाने के लिए उसने कोलराउस की आयनों पर स्वतंत्र अधिगमनता का नियम दिया था कि एक तो मोलर चालकता है, एक तुल्यांक की चालकता, दोनों किस प्रकार से। यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य है और उस दुर्बल विद्युत अपघट्य का आप अपघटन करते हो तो उसकी मोलर चालकता है, यदि वह मोलर चालकता आयनों की मोलर चालकता के बराबर होती है तो, या किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता उसके आयनों की तुल्यांक की चालकता के बराबर होती है तो। ये दोनों बातें किसके द्वारा बताई गई है, कोलराउस के द्वारा बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलराउस का आयनों में स्वतंत्रता अभिगमनांक का नियम। इसमें आपको लिखना है सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है कि अनंत तन्यता पर, अब आपने अनंत तन्यता ले लिया, कोई विलन अनंत तन्यता के रूप में ले रखा है, तो अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया, को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया, एक नियम प्रतिपादित किया गया कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता को समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार हम बात करेंगे। तो नियम प्रतिपादित किया गया, आगे लिखना उसके, जिसके अनुसार। अब जिसके अनुसार क्या है उसके बारे में हमें समझना। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि फर्स्ट बार इन्होंने क्या कहा था कि अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वह उसके आयनों की मोलर चालकता के क्या होता है,
योग के बराबर होता है। और उसी प्रकार से किसी अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांक चालकता है वह उसके आयनों के तुल्यांक चालकता के योग क्या होती है, बराबर होती है। तो दो बातें इसके द्वारा समझाई जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट में ऐसा लिखना है आपको कि अनंत अनुता पर किसी दुर्बल अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो आपको पता है कि मोलर चालकता किसे दर्शाते हैं, लैम्डा एम या लैम्डा सी। तो मोलर चालकता अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उनके आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यह चीज हमें पता होनी चाहिए कि अनंत अनुता है और उस अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकता का जो योग है उसके क्या होती है, बराबर होती है। इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें भाई किस प्रकार से इसकी एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले तो आपको एक सूत्र ध्यान रखना है। यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटिव यहां पे लिखना है आपको विद्युत अपघट्य बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, यदि आप उस विद्युत अपघट्य का अपघटन करोगे तो अपघटन के तहत दो आयन बनेंगे, एक तो क्या बनेगा धनायन, एक क्या बनेगा ऋणायन। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें भाई किस प्रकार से एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल के रूप में CH3 COOH अभिक्रिया करके CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, ये यौगिक का अपघटन होता है। यदि आप इसको विद्युत अपघट्य की प्रकृति में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COOH, ये क्या आ गया यहाँ पे विद्युत अपघट्य आ गया। क्या आ गया, विद्युत अपघट्य। अब इसमें आप धनायन चाहे ऋणायन ये चेंज की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। या इसके स्थान पर आप ऐसा भी ले सकते हो कि AlCl3 अभिक्रिया करके Al3 प्लस 3Cl माइनस, ये होगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेना कि लैम्डा इन्फिनिटिव AlCl3 अभिक्रिया करके यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटिव Al3 प्लस 3 लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस। इस प्रकार से इसको लिख लेना। ये इसके दोनों एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। साथ साथ में इसको साथ साथ नोट भी करना है और अपने जो मित्र हैं उनके साथ शेयर भी करना है और लाइक जरूर करना है। तो ये चीजें आपको है कि कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। फर्स्ट बात ये थी कि अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों के मोलर चालकता के योग क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद में यदि हम आगे का 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो देखो उसकी बात करते हैं हम 2 नंबर की। एक नंबर हो गया। 2 नंबर में ये लिखना है, 2 नंबर को सीधा ऐसे लिखना है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता
लैम्डा EQ उनके आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। यानी अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें भी आपको ऐसा लिखना है कि लैम्डा इन्फिनिटिव विद्युत अपघट्य है बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन। ठीक है, अब इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसको ऐसा लिखेंगे CH3COOH ले लिया आपने, अभिक्रिया करवाई CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH, अभिक्रिया का चिन्ह लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस। ये एग्जाम्पल तो इसकी सेम प्रकृति में हो जाएगा। अब सेम प्रकृति में होने के बाद में जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। सेकंड आपने यही ले लो, जैसे AlCl3 अभिक्रिया करके Al3 प्लस Cl3 माइनस तो 3Cl माइनस, इसमें लिखते हो तो लैम्डा इन्फिनिटिव AlCl3। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपके पास में Al और यहाँ पे Cl, जैसे आप लिखते हो AlCl3 लिखते हो तो इसमें आप ये लिखते हो एल्यूमिनियम पर +3 है, Cl पर -1 है ना। तो जितनी इसकी जगह चार्ज है उसको किस में लिखना है, आपको बटे में लिखना है। तो 1/3 लैम्डा इन्फिनिटिव Al प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव 1/1 लैम्डा इन्फिनिटिव Cl। तो ये चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ये धनायन के रूप में, ये किसके रूप में हो जाएगा, ऋणायन के रूप में। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लेना कि एक तो किसके रूप में, तुल्यांकी चालकता के रूप में है, और एक किसके रूप में, मोलर चालकता के रूप में है। ये दोनों चीज़ें किसने बताई थी, कोलराउस ने। कोलराउस ने किसके तहत बताई, अनंत अनुता पर मोलर जो आपके पास में विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसका अपघटन करने के तहत ये दोनों चीज़ों की चर्चा की गई है। तो एक तो आपको ध्यान रखना तुल्यांकी चालकता में, और एक इसमें ध्यान रखना है मोलर चालकता में। अब देखो जो कोलराउस के अनुप्रयोग हैं उनकी हम बात करते हैं, कोलराउस ने कौन कौन से अनुप्रयोग किए थे। तो कोलराउस के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में हम बात करते हैं कि कोलराउस के द्वारा जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों में, और बोर्ड एग्जाम में कोलराउस के जो दोनों अनुप्रयोग हैं उन अनुप्रयोगों में से जो सेकंड अनुप्रयोग है उसके बारे में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों एक अनुप्रयोग ही। तो दोनों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कोलराउस के अनुप्रयोगों की। तो देखिए सबसे पहले हम कोलराउस के अनुप्रयोगों की बात करते हैं। कोलराउस के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। कोलराउस के अनुप्रयोग, अब जो कोलराउस के अनुप्रयोग है इसमें दो अनुप्रयोग है, एक तो वियोजन की मात्रा है, एक आयनन स्थिरांक है। देखो सबसे पहला अनुप्रयोग है उसकी हम बात करते हैं कि आयनन या वियोजन की मात्रा, आयनन या वियोजन की मात्रा। अब आयनन या वियोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई अपघट्य है और उसका मतलब क्या होता है, टूटना बिखरना। आयनन, आयनन का मतलब है धनायन और ऋणायन में अपघटित हो गया, और वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो इन दोनों को धनायन और ऋणायन के रूप की प्रकृति की बात करते हैं कि आयनन या वियोजन। तो इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, अल्फा से। किससे करते हैं, अल्फा से। तो आयनन या वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। तो इसकी परिभाषा में ऐसा लिखना है कि किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य, आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर
चालकता। कौन सी चालकता लेनी है हमें? मोलर चालकता। मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एक तो आपने विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ले ली और उसके साथ में क्या ले ली? अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता ले ली। वह मोलर चालकता है के अनुपात को आयनों की, जो इन दोनों का अनुपात रहेगा, एक तो मोलर चालकता का, एक अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वही क्या कहलाएगा? आयनन या वियोजन की मात्रा कहलाएगी। तो हम लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को आयनन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी अनुपात को हम आयनन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि आयनन या वियोजन की जो मात्रा उसको हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। अब यहाँ पे मोलर चालकता है और वहाँ पे क्या? अनंत तनुता। तो मोलर चालकता को प्रदर्शित किससे किया था आपने? लैम्डा सी से। और अनंत तनुता को किससे किया था? लैम्डा इन्फिनिटिव से। तो यह आपका इसके बीच में वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो यहां लिख लेना, यहां अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा, लैम्डा सी बराबर मोलर चालकता, लैम्डा इन्फिनिटिव बराबर अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो फर्स्ट अनुप्रयोग तो यह है आयनन या वियोजन की मात्रा। कि एक तो आपने अल्फा बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव है, यह तो फर्स्ट अनुप्रयोग। और जो सेकंड अनुप्रयोग है उसकी यदि हम बात करें तो वियोजन या आयनन स्थिरांक। देखो वियोजन या आयनन स्थिरांक की हम बात करेंगे। भाई वियोजन या आयनन स्थिरांक क्या होता है? सबसे पहले हम वियोजन या आयनन स्थिरांक के लिए पढ़ते हैं कि जो आपने 11th क्लास में साम्य चैप्टर पढ़ा था, उस साम्य चैप्टर में आपने अभिकारक और उत्पाद पढ़ा था। वहां पे आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक को प्रदर्शित करने की इकाई ली थी केसी। क्या ली थी? केसी, केपी के बीच में आपने संबंध भी पढ़ा था। तो वहां से हम इस इकाई की बात करेंगे, केसी की इकाई, कि केसी को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो केसी को जो ज्ञात करने का तरीका होता है वह उस सूत्र यह होता है कि उत्पादों की जो संख्या है अपॉन अभिकारकों की, उत्पाद अपॉन जो अभिकारक की सांद्रता के रूप में वे क्या होती है? आपकी केसी होती है। तो नंबर 2 टॉपिक की हम बात करते हैं। तो देखिए उसे कि दूसरे टॉपिक को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर 2 आता है आपके पास में वियोजन या आयनन स्थिरांक। वियोजन या आयनन स्थिरांक, इसके सामने इंपॉर्टेंट डाल लेना बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। तो वियोजन या आयनन स्थिरांक के बारे में बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको केसी से। यदि आपको केसी ज्ञात करना हो तो इसको ज्ञात करने के लिए हम ये लिखते हैं कि उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। दोनों सांद्रताएं लिख देंगे कि उत्पाद है और यहाँ पे क्या अभिकारक, दोनों की क्या हो जाएगी? यहाँ पे सांद्रता हो जाएगी। अब सांद्रता होने के बाद में यदि हम एक समीकरण लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, CH3COOH, ये कोई यौगिक है, इसका आपको क्या करना है? आयनन या वियोजन करना है। तो आयनन या वियोजन करोगे तो क्या लिखोगे? CH3COO- प्लस H प्लस लिख दोगे। इसको क्या मान लेना आप? समीकरण नंबर 1 मान लेना। और इसमें कुछ भाषा लिखनी है, भाषा ऐसे लिखनी है, माना कि प्रारंभ में विद्युत अपघट्य, माना कि प्रारंभ में विद्युत
अपघट्य CH3COOH, CH3COOH की मात्रक इकाई की, माना कि प्रारंभ में विद्युत अपघट्य CH3COOH की मात्रा इकाई लिखना, मात्रा इकाई जिसमें अल्फा वियोजन होता है, मात्रा इकाई जिसमें अल्फा वियोजन होता है। वियोजन कैसा होता है उसमें? अल्फा। अब यदि उसमें अल्फा वियोजन होता है तो सांद्रता पर विद्युत अपघट्य होता है, तो सांद्रता यानी C क्या है यहाँ पे? सांद्रता। सांद्रता पर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अब इसकी आपको लेनी है सांद्रता, और सांद्रता उस विद्युत अपघट्य की मात्रा को किस प्रकार ज्ञात करते हैं? सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मात्रा निम्न होगी। अब इसका मतलब क्या है कि माना कि प्रारंभ में विद्युत अपघट्य ये है और उसकी कोई मात्रा इकाई है जिस पर अल्फा वियोजन होता है, तो सांद्रता पर उस विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या होगी उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आपके पास में सबसे पहले जो रिएक्शन है उस रिएक्शन से हम बात करते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी है CH3COOH, अभिक्रिया करवाई CH3COO- प्लस H प्लस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH अभिक्रिया करके लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO-। ये चीज़ आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यदि ये चीज़ आप लिखो नीचे वाली रिएक्शन तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऊपर वाली के तहत ही कह सकते हो भाई किस प्रकार से। यदि ये लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे आपने लिखा है CH3COOH। अब आपके पास में पहले देखो कि आपने यहाँ पे कहा है कि विद्युत अपघट्य है, उसकी कुछ मात्रा इकाई मानी है और वियोजन की मात्रा क्या मानी है आपने? अल्फा। तो हम कहते हैं कि ये अभिक्रिया जब प्रारंभ में आपने माना t बराबर 0 है, समय कितना है इसका? 0। यानी यह अभिक्रिया केवल आप देख रहे हो, अभी तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इसके लिए इसका मान कितना रहेगा? यहाँ पे 1 रहेगा। इसका मान 1 रहेगा तो ये उत्पाद बने ही नहीं है, जिनका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि इसमें अभिक्रिया प्रारंभ होते वक्त इसका मान 1 है तो उत्पाद का मान क्या रहेगा? 0। अब C सांद्रता पर मात्रा ज्ञात करते हैं। C क्या है यहाँ पे? सांद्रता पर मात्रा क्या होती है? अब C सांद्रता पर मात्रा क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास में C सांद्रता है तो C1 माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C अल्फा। अब ये चीज़ आपके पास में प्राप्त हो गई। तो ये तो आपने रिएक्शन के तहत लिखा है यहाँ पे। अब रिएक्शन के तहत लिखने के बाद में आपका सूत्र क्या है? Kc बराबर उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता है। इस सूत्र में उस मान को रखना है। तो उस सूत्र में मान को रखने के लिए देखो आप क्या लिखोगे कि Kc बराबर, पहले इस समीकरण की बात लिखते हैं। तो Kc बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। अब उत्पाद और अभिकारक हैं तो यहां पे क्या लिख दोगे? Kc बराबर CH3COO- और यहां पे H प्लस अपॉन CH3COOH। ये चीज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये चीज प्राप्त हो जाएगी। अब ये चीज प्राप्त होने के बाद में इसका मान रख दो तो क्या लिखोगे? Kc बराबर CH3COO- का मान क्या होता है? C अल्फा। यहां पे भी क्या होगा? C अल्फा अपॉन C कोष्टक 1 माइनस अल्फा। ठीक है। अब C अल्फा दोनों आपस में गुण होंगे, क्या जाएगा भाई यहाँ पे? Kc बराबर C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन C कोष्टक 1 माइनस अल्फा। C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख दोगे? Kc बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज हमें प्राप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे Kc क्या है? आयनन स्थिरांक है। C क्या है? आयनन की मात्रा, सॉरी अल्फा क्या है? आयनन की मात्रा है। और C क्या है? सांद्रता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ
Kc बराबर क्या लिख रहे थे आप, आयनन स्थिरांक। इसके बाद में अल्फा वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, और C क्या है, सांद्रता। तो ये चीजें आप इसमें नोट कर लेना। तो ये होता है आपका वियोजन या आयनन स्थिरांक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना कोलराउस के नियम के अनुप्रयोगों में। ठीक है, 2 अनुप्रयोग ये होते हैं, और जो तीसरा अनुप्रयोग है, उस तीसरे अनुप्रयोग से आपको बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। वह है अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना, और उसके बाद में एक दुर्बल वाला है, दुर्बल वाले विशेष तौर से ध्यान रखना, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना है। वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं करवा देता हूं इसी के साथ ही। तो उसको आप देखिए 3 नंबर को, 2 हो गए, 2 के बाद में आता है 3 नंबर वाला। तीसरा है भाई आपके अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। अब अल्प विलेय लवण है, उनकी विलेयता ज्ञात करना है। इसमें आप सीधी सी पहली भाषा लिख लो कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता, लवणों की विलेयता, अल्प विलेय लवणों की विलेयता विलयन की सांद्रता के बराबर होती है, विलयन की सांद्रता के बराबर होती है। यदि उसकी सांद्रता के बराबर होती है तो अतः विलेयता मोलर चालकता की सहायता से ज्ञात की जाती है। अतः इसकी विलेयता मोलर चालकता से ज्ञात की जाती है। यह चीज हमें पता होनी चाहिए कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता है वह विलयन की सांद्रता के बराबर होती है। तो विलयन की सांद्रता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से। सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। ये तीनों इकाइयां क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है कि विलेयता, सांद्रता और मोलरता। विलेयता, सांद्रता और मोलरता तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर होने के कारण आपने कहा कि इसकी मोलर चालकता किससे ज्ञात करेंगे हम, मोलर चालकता को लिखते हैं लैम्डा C से। कि लैम्डा C बराबर क्या होता है आपके पास में, K इंटू 1000/m मोलरता के रूप में होता है। अब यहाँ पे आपने कहा कि M के बराबर कौन होता है, विलेयता S होती है। तो क्या लिखोगे, लैम्डा C बराबर K इंटू 1000/s हो गया। अब यदि यहाँ पे आपके पास में S है तो यदि आपको S ज्ञात करना तो क्या लिखोगे, S बराबर लिखोगे कि यहाँ पे लैम्डा C था तो लैम्डा C का क्या हो जाएगा, K इंटू 1000/λc। ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी और ये हमें ज्ञात करना था। तो अल्प विलेयता लवणों से उसकी विलेयता ज्ञात करनी है। इसमें ये लिख देना, S क्या है यहाँ पे, विलेयता है, लैम्डा C क्या है, इसकी मोलर चालकता है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख देना, लैम्डा C बराबर मोलर चालकता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। जो चौथा पॉइंट है इसमें कोलराउस के नियम का वह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंपॉर्टेंट भी करना है, यहां तक एक बात साथ साथ नोट्स करना। नोट करने के बाद में अच्छी तरह से देखना। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।